स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आज की क्लास हम लोग क्लास कक्षा 10 क्लास 10th सब्जेक्ट आपका साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान में हम लोग विज्ञान के फिजिक्स पार्ट में पहले चैप्टर के टॉपिक सीखेंगे। पहले चैप्टर के टॉपिक गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन दर गोली दर्पणों से प्रतिबिंब किन किन दर्पणों से बन सकता है। तो दोनों प्रकार के दर्पण से प्रतिबिंब आपका बन सकता है। उत्तल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसका आकार क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, कैसा बनता है, उसका आकार क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है। इन तीनों चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का ये वीडियो। पहले हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, ये आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, तीनों चीज़ें, स्थिति, आकार और प्रकृति, ये तीनों चीज़ें दर्पण व वस्तु के, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है वस्तु, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कितने आकार का होगा, छोटा बड़ा, वस्तु से बड़ा वस्तु से छोटा, कितने आकार का होगा और उसकी नेचर क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, वह वास्तविक होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा। ये आप लोग किस पर निर्भर करता है, दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब हम लोग एक एक करके ये सारे पोजीशन पर, सारी दूरियों पर हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और उसका नेचर क्या होता है और उसका आकार क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, पहली स्थिति है कि स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित है। जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के फोकस तल पर प्राप्त होगा, दर्पण के फोकस तल पर, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। आकार उसका क्या होगा, वस्तु से छोटे आकार का होगा, वस्तु से छोटे आकार का बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। भाई वास्तविक है तो उल्टा होगा ही होगा, ये आप लोग जानते हैं। हम इस फिगर में देख सकते हैं, इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है आपका, ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो कि अनंत पर स्थित है। अनंत मतलब उसकी जो दर्पण से दूरी है वो अनंत है, अनंत पर स्थित है। तो अनंत से जो आपका वस्तु है, वस्तु के पॉइंट ए से प्रकाश की किरण, समांतर प्रकाश की किरण चलेगी और दर्पण से परावर्तित फोकस से जाती है और दूसरी दर्पण पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात वो भी फोकस से होकर जाती है। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर दोनों प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरण हम लोग फोकस से डालें, इस प्रकार फोकस से होकर जाए और वो क्या हो जाए, अपवर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाएगी, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से डालें, ये वक्ता केंद्र से होकर जाएगी तो वे उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो जहाँ पे ये, हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो जब वस्तु कहाँ पर, अनंत पर स्थित होगी, अनंत दूरी पर होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के फोकस पर, फोकस एफ पर, दर्पण के फोकस एफ पर यहाँ पर होगी। आकार क्या होगा, वस्तु से छोटे आकार का होगा और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। हम लोग अब दूसरी स्थिति देखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो। वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो। ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये सी वक्ता केंद्र है आपका और यहाँ पर ए बी आपका
वस्तु रखी हुई है ए बी, जो कि अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच मानी जाएगी। वस्तु के बिंदु ए से मुख्य अक्ष, आपका ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर एक प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है और परिवर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पर जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र सी से आपतित होती है और परिवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये यहाँ से प्रकाश की किरण ये वक्ता केंद्र की ओर आ रही है और परिवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो जहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें काटेंगी, फोकस से आने वाली और वक्ता केंद्र से वापस जाने वाली, जहाँ पर ये प्रकाश की किरणें काटेंगी, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वहीं पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी वक्ता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच। ठीक है, दर्पण के फोकस एफ के बीच में होगी। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर होगी? दर्पण के वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में होगी और ये वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटे आकार का होगा और उल्टा है और वास्तविक है, उल्टा है तो वास्तविक है। इस तरीके से जब वस्तु अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। आकार क्या होगा उसका? वस्तु से छोटे आकार का होगा और प्रकृति क्या होगी? वो वास्तविक और उल्टा होगा। ये आपकी दूसरी स्थिति थी। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरी स्थिति, वस्तु की तीसरी स्थिति की वस्तु की तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्ता केंद्र पर ही स्थित हो। हम लोग इस फिगर में इसको देख सकते हैं। जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्ता केंद्र पर ही स्थित हो। वस्तु अगर वक्ता केंद्र पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एक प्रकाश की किरण बिंदु ए से फोकस की ओर जाएगी, फोकस से आएगी और अपवर्तित होकर क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें जहाँ पर काटेंगी और उस कटान बिंदु पर ही क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति, इस वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? दर्पण के वक्ता केंद्र पर ही होगी। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर होगी तो दर्पण की स्थिति कहाँ पर होगी? वक्ता केंद्र पर ही होगी और वस्तु के बराबर होगी। आकार क्या होगा उसका? वस्तु के बराबर होगा और प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये आपकी तीसरी स्थिति थी। जब वस्तु को कहाँ पर रखें? वक्ता केंद्र पर रखें, वक्ता केंद्र सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। ये स्थिति सबसे सिंपल स्थिति है, वस्तु के आकार का ही बनेगा, मतलब उसी के बराबर होगा और प्रकृति क्या होगी उसकी? रियल होगी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये तीसरी स्थिति थी। अब चलते हैं हम लोग वस्तु की चौथी स्थिति। वस्तु की चौथी स्थिति, स्थिति 4, जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस एफ के बीच हो। तो वस्तु कहाँ पर होगी? जैसे हमने यहाँ पर फिगर में देखेंगे कि वक्ता केंद्र सी ये है और फोकस एफ आपका ये है। तो ऑब्जेक्ट आपका इन दोनों के बीच स्थित होगा, वस्तु आपकी इन दोनों के बीच में, ये ए बी हमने स्थित करके रखी हुई है। वस्तु को हमने वक्ता केंद्र सी और एफ के बीच स्थित की है। तो वस्तु के पॉइंट ए या पॉइंट शीर्ष पॉइंट बी से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें जहाँ पर काटेंगी, यहाँ पर काट रही हैं, तो दर्पण जो वस्तु ए बी है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ये बन जाएगा।
और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? वक्ता केंद्र C और अनंत के बीच में बन रहा है। वक्ता केंद्र C और अनंत के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पर दर्पण की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच होगी। दर्पण की स्थिति क्या होगी? वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच हो जाएगी। आकार क्या होगा? वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। और प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। प्रकृति क्या हो जाएगी उसकी? वास्तविक और उल्टी हो जाएगी। तो ये कहाँ पर बनेगा? जब वस्तु कहाँ पर होगी? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में होगी। तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ये आपकी फोर्थ स्थिति थी। अब चलते हैं हम लोग पांचवी। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी। जब वस्तु कहाँ पर होगी? मुख्य फोकस पर स्थित होगी। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, इस डायग्राम में हम लोग समझ सकते हैं। ये आपका दर्पण है और ये दर्पण का फोकस है। इसी फोकस पर वस्तु ए बी को रखा गया है। वस्तु ए बी के पॉइंट ए से प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से पर आपतित होगी और परावर्तित होकर मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आपका वक्ता वक्ता केंद्र सी से होकर जाएगी। सी से होकर दूसरी प्रकाश किरण सी की तरफ वक्ता केंद्र सी से होकर जाएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर अनंत तक जाएंगी, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर होगी। अर्थात दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर जाके मिलेंगी? अनंत पर मिलेगी। तो इसीलिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? अनंत पर हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर हैं, इसीलिए यहाँ पर कह दिया गया कि अनंत पर जाके मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? अनंत पर हो जाएगी। वस्तु से बड़ा, बहुत बड़े आकार का बनेगा। आकार क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़े आकार का होगा, बहुत बड़े आकार का होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये आपको याद रखना है। जब वस्तु कहाँ पर होगी? फोकस पर होगी। तो अनंत पर आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। वस्तु से बड़े आकार का, वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा, ये 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा कॉमन है। इस सब में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलते हैं हम लोग अगली स्थिति देखने। आपकी जो अगली स्थिति है वो लास्ट भी है। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कि बोर्ड में कुछ किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो स्थिति 6, छठवीं स्थिति है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होगी। मतलब कि वस्तु को और लेंस के पास लाया गया है। ध्रुव P ये आपका दर्पण का है। वस्तु को इसके और पास लाया गया है और वस्तु को कहाँ पर रखा गया है? फोकस F और ध्रुव P के मध्य में रखा गया है। तो वस्तु ए बी से पॉइंट ए से चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाएगी। तो अब ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर उसी दूरी पर जाके मिल जाएंगी और वो दूरी हम लोग दर्पण के दूसरे तरफ, पीछे की तरफ दिखाएंगे। ये आपको डॉट डॉट करके वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे तरफ वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ये बन जाएगा। तो ये आपका दर्पण के पीछे बनेगा। जब वस्तु कहाँ पर होगी? ध्रुव और फोकस के बीच में होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे। जिस इस प्रकार वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा होगा। तो देखिए अवतल दर्पण में केवल यही एक स्थिति ऐसी है जहां पर आपका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आभासी और सीधा बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। ये बात को ध्यान रखना है। ये टॉपिक आपके बोर्ड पेपर में 1 नंबर के टॉपिक हैं। ये 6 पोजीशन आपको 1 नंबर देके जाएंगी। तो इनको आप देखें, नोट कर लें और इसी तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं शॉर्टकट में। बस यही 3 चीज़ें आपको, 3 चीज़ें वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ही आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें
टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। अगला टॉपिक है, अब हम लोगों ने स्थितियां पढ़ ली हैं, 6 स्थितियां, और छह स्थितियों में प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा उसकी स्थिति। अब हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग ये भी कभी कभी आपके पेपरों में पूछ लिया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जैसे ही आपको याद कर लेना है, अवतल दर्पण जो बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण होते हैं, वो दाढ़ी बनाने के, शेविंग करने के काम आते हैं। और छोटे अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें किरणें परिवर्तित करके डॉक्टर लोग उसका उपयोग करते हैं आँखों तथा दांतों को चेक करने के लिए। सौर पट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, तो जो सौर पट्टियां होती हैं उनको सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के द्वारा, टेबल लैंपों के लिए भी उपयोग होता है। तो ये कुछ अवतल दर्पण के आपके उपयोग थे जो आपको पढ़ लेने हैं। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं प्रश्नों की ओर कि अवतल दर्पण से इस टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपके पेपरों में। क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा, क्वेश्चन नंबर 1 है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, मतलब कि वस्तु को कहाँ पर रखना होगा, दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखना होगा। तो पहला ऑप्शन है दर्पण के वक्ता केंद्र सी पर, दूसरा ऑप्शन है दर्पण के फोकस बिंदु पर, और तीसरा ऑप्शन है दर्पण के वक्ता केंद्र सी तथा उसके फोकस बिंदु एफ के बीच, और चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच। अब हम लोग देखिए, वैसे तो आपका आंसर क्या है, डी सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार किया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दर्पण के वक्ता केंद्र पर, अगर हम लोग वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है वीडियो में, आप देख सकते हैं कि वक्ता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। और जब वस्तु फोकस पर होती है, वह वस्तु कहाँ पर होती है, जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ये सही है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। जब वस्तु वक्ता केंद्र सी तथा फोकस के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के सी के बीच बनता है। मतलब इस पोजीशन पर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा और वो बनेगा सी पर ही, इसके बीच बनेगा आपके अनंत पर, और इसके बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्ता केंद्र सी और अनंत के बीच बनेगा। और इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को पी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे तब दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। इन स्थितियों पर, इन तीनों स्थितियों पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, लेकिन चौथी जो स्थिति है वो उसमें सीधा बनेगा और वस्तु दर्पण से, दर्पण के पीछे मतलब दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, वस्तु के दूसरी, दर्पण के दूसरी ओर पीछे की साइड बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी होगा। कैसा होगा, सीधा और आभासी बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए। तो ये पहले ही प्रश्न का दूसरा, आपको थोड़ा सा शब्द बदले गए हैं, पहले ही क्वेश्चन का है। तो मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र सी के बीच में ये नहीं होगा, वक्ता केंद्र पर ये नहीं होगा, वक्ता केंद्र से परे नहीं, ये नहीं होगा, और दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच, तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। वो एक ही बात है, वो एक ही जैसे क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी बदली है, तो घुमा के क्वेश्चन भी आपको दे सकता है इस तरीके से। तो दूसरा, अगला तीसरा प्रश्न है,
तीसरा प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत है अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष पर प्रच्छेद करती है। अब अगर देखा जाए तो कह रहा है कि आपतित प्रकाश की किरण, मतलब प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है और अब परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। तो जो प्रकाश की किरण है वो प्रच्छेद करेगी, मतलब किससे होकर जाएगी, फोकस से नहीं, फोकस से होकर जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती हैं तो वो समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस एवं ध्रुव के मध्य नहीं, वक्ता केंद्र पर, हाँ, वक्ता केंद्र को वो क्या करेगी, प्रच्छेद करेगी। वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। वक्ता केंद्र से जो प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्ता केंद्र पर ही वापस लौट आएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पेपर में, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख बनाइए। तो अब यहाँ पर कह रहा है किरण आरेख बनाना है। कहाँ पर वस्तु रखी है, वक्ता केंद्र। तो अब ये भी बता दीजिए, बताना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ध्रुव P, ये फोकस F है ये, और ये वक्ता केंद्र C है, वक्ता केंद्र C है। तो अब कह रहा वस्तु फोकस F और वक्ता केंद्र C के मध्य में स्थित है। वस्तु कहाँ पर है, वक्ता केंद्र C और फोकस F के मध्य स्थित है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश की किरण फोकस F से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तित होकर फोकस F से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस पर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तित होकर समांतर हो जाएगी। ये किरण जहाँ पर काटेंगी दोनों, आपका प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा। प्रतिबिंब वक्ता केंद्र के इस पार बना और मतलब कि अनंत ये किरण आरेख हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कहाँ पर बना आपका, अनंत, मतलब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना, वास्तविक और उल्टा बना। मतलब कि अगर हम लोग ये बात करें तो ये आपकी चौथी पोजीशन जो आपको मैंने बताई है, वो चौथी पोजीशन आप देख लीजिएगा। उसी तरीके से ये चित्र आपका बनेगा, जो किरण आरेख है वो होगा। तो ये ध्यान रखिए। तो इस टॉपिक से किरण आरेख बनाने को भी आता है और इस प्रकार ऑप्शन भी आते हैं। तो ये आज अगले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। उत्तल दर्पण से आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।